Assalamu alaikum and welcome back to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lecture for computer science for matric class, we are studying chapter number 2 and today we are going to cover lecture number 4. आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी प्लस प्लस। ये हमारा मेजर टॉपिक है, दैट इज टॉपिक नंबर 2.2। उसके अंदर तीन सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम लोग आईडीई के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग पिछले लेक्चर्स के अंदर भी करके आ चुके हैं। यहाँ पे मजीद तफसील से देखेंगे इसको। आईडीई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और जो डेव सी प्लस प्लस जो कि आईडीई हम लोग इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं उसका तारुफ भी आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हर चीज के लिए ना हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड यू वांट टू स्टडी, तो यू नीड टू हैव एन एनवायरनमेंट। जो आपके स्कूल में क्लासरूम्स होती हैं वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है जहाँ पर आप बेहतर अंदाज से तालीम हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पर आपने क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट खेलने की आपके घर में जगह नहीं है, तो आपको मजा नहीं आएगा क्रिकेट खेलने में। कभी शीशा टूट रहा होगा, कभी कोई ट्यूबलाइट टूट रही होगी, और आमतौर पर घरों में ऐसे हालात होते हैं। लेकिन अगर हाँ आपके पास कोई स्टेडियम है, कोई बड़ा पार्क मौजूद है या बड़ा ग्राउंड मौजूद है, तो वहां पे आपको क्रिकेट खेलने में मजा आएगा क्योंकि यू आर हैविंग एन एनवायरनमेंट फॉर दैट। ठीक है जी। तो इसी तरीके से जब हम लोग प्रोग्रामिंग करने के लिए जाते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। वी नीड टू हैव एन एनवायरनमेंट जहां पर हम लोग बआसानी प्रोग्रामिंग कर सकें। पुराने जमाने में प्रोग्रामिंग बहुत अजीब तरीके से हुआ करती थी, बहुत मुश्किलात से हुआ करती थी। मैं उसके बारे में मजीद डिस्कशन आगे करूंगा। तो सी प्लस प्लस के बारे में, चूंकि हम लोग जो किताब इस किताब में लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस जो है वो बहुत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एग्जीक्यूट की जा सकती है। आप जैसे हम लोग जो है आमतौर पर विंडोज इस्तेमाल करते हैं, तो विंडोज से भी एग्जीक्यूट होती है, लिनक्स से भी हो सकती है, यूनिक्स से भी हो सकती है, मैक पे भी हो सकती है। इसके अलावा और दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आप सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक हमें आईडीई चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमें चाहिए होगा जो हम क्रिएट कर सकें, अपने लोकल कंप्यूटर पर सेटअप कर सकें, ताकि हम उससे बेहतर इस्तेफादा हासिल कर सकें। सो दिस इज आईडी। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि आईडी पहले भी डिस्कशन इस पे मैं कर चुका हूँ तफसील से कि इस इन्वायरमेंट का फायदा क्या होता है कि क्लास, जैसे मिसाल के तौर पर क्लासरूम है, एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए अगर आएगा, उसके पास बोर्ड मौजूद होगा, वो अपने साथ मार्कर लेकर आएगा, उसके पास एक डस्टर मौजूद होगा, सामने डेस्क्स होंगी या चेयर्स होंगी जहाँ पर बच्चे बासानी सुकून से बैठे हुए होंगे। तो अगर अच्छा स्कूल है तो वहाँ पे एक एसी भी चल रहा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ ना, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ होता है। अच्छा, ऑनलाइन के अंदर क्या हुआ कि जब टीचर्स ने घर में पढ़ाना शुरू किया तो बोर्ड है नहीं, मार्कर है नहीं, बच्चे सामने मौजूद है नहीं, तो एक पूरा मैस बन गया, एक बहुत बहुत बुरा हशर हो गया, जिसकी वजह से टीचर अपनी बात स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचा सका। ठीक है जी। सो दैट इज आईडीई। मैं इसको आईडीई बोल रहा हूँ फॉर क्लासरूम। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग के एतबार से, सी प्लस प्लस के एतबार से, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। So one more basic level, IDEs provide interface for user to write code, organize text groups and automate programming tools। तीन चीजों के बारे में बात की जा रही है कि हम कोड को लिखते हैं, टेक्स्ट ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके अलावा प्रोग्रामिंग टूल्स को ऑटोमेट भी करते हैं। अच्छा, moreover, instead of simple plain text editor, IDEs combine the functionality of multiple programming processes into one। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार नोटपैड भी तो एक टेक्स्ट एडिटर है, हम नोटपैड पे काम कर लें, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर लें, हम जो है वो पावर पॉइंट पे काम कर लें। द आंसर इज नो। आप जो चीज उस पर लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, वो वर्ड प्रोसेसर्स हैं, आप उस पर वर्ड के एतबार से काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो क्योंकि जो आईडीज होती है उनकी फंक्शनैलिटी मुख्तलिफ होती है, उस पर जो भी चीज आप लिखते हैं आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखी हुई चीजों को आप एग्जीक्यूट नहीं करते, हाँ लिखते हैं, उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और भी है कि बहुत सारी आईडीज ऐसी होती हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ आईडीज ऐसी होती हैं जो कि सिंगल लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं। ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट आईडीज कम विद बिल्ट इन ट्रांसलेटर्स। इफ एनी बग्स और एरर आर फाउंड, यूजर्स आर शोन विच पार्ट ऑफ कोड हैव प्रॉब्लम। अच्छा, अगर कहते हैं कि आईडी का फायदा ये होता है कि उसके अंदर बिल्ट इन ट्रांसलेटर मौजूद होता है। अगर आपने कोड लिखते हुए कोई आपसे गलती हो गई है, कोई एरर जनरेट कर दिया है, कोई बग आ गया है, तो वो जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, वो आपको शो कर देता है कि आपके प्रोग्राम के किस पार्ट में एरर मौजूद है। तो आगे फिर वही बात आ रही है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि सम आईडीज आर डेडिकेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सेट ऑफ लैंग्वेजेस।
having a set of tools and features which are helpful in writing codes for that language. तो कुछ आइडियाज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को सपोर्ट करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि सेट ऑफ लैंग्वेजेस को जो है वो सपोर्ट करती हैं। जैसे कि एक मिसाल दी हुई है, डेव सी प्लस प्लस क्यों बनाया गया, ताकि जो सी प्लस प्लस पे लिखे हुए प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ उनको सपोर्ट करती है। ठीक है जी। इसके अलावा हाउएवर देयर आर मैनी मल्टीपल लैंग्वेज आईडीज सच एज इक्लिप्स। अब इक्लिप्स भी एक आईडीई है, और वो कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, पर्ल, पीएचपी, जावा, रूबी, और इसके अलावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इक्लिप्स है एक मशहूर, दूसरा एक मशहूर है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, इसको वीएस कोड भी कहते हैं। इसके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, पाइथन, रूबी, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, डॉट नेट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, एजेक्स, बहुत सारी लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है। तो दोनों किस्म की होती है। बहरहाल हमारी जो आईडीई है वो सिंगल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, दैट इज सी प्लस प्लस। अच्छा, अब बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आईडीईज के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। Serve as a single environment for most of our developers need, such as compilation, linking, loading and debugging tools. अच्छा, यहाँ पे चार चीजों का नाम लिया गया है, कंपाइलेशन, लिंकिंग, लोडिंग एंड डिबगिंग। पहले ये चार काम अलग अलग रखे हुए होते थे। जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामिंग करता है, वो इन टूल्स को अलग अलग इस्तेमाल करता था। अब क्या किया गया आईडीई के अंदर, मैंने बताया ना कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जहाँ पे प्रोग्रामर के लिए आसानियां पैदा कर दी जाएं। तो अब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया आईडीई की मदद से, जहां पर ये चारों टूल्स जो ना वो एक साथ लाके रख दिए गए। अब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको इन चारों में से जिस चीज की जरूरत हो आप आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड कंप्लीशन कैपेबिलिटीज इंप्रूव प्रोग्रामिंग वर्कफ्लो। अच्छा, अब जो नए आईडीज आ रहे हैं आजकल उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हम लोग इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो आप थोड़ा सा कोड लिखें, वो बाकी का पूरा कोड आपको खुद बता देगा। ठीक है, बैरल डेव सी प्लस प्लस इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आजकल जो हाई लेवल की आईडीज आ रही हैं वो इन चीजों को सपोर्ट करती हैं। ऑटोमेटिकली चेक्स फॉर एरर्स टू इंश्योर टॉप क्वालिटी कोड। अगेन डेव सी प्लस प्लस में ये फीचर नहीं है, लेकिन बाकी जो नए कंपाइलर्स आ रहे हैं, लाइक इक्लिप्स के ऊपर बात हुई है, विजुअल स्टूडियो कोड की बात हुई है, उनमें ये होता है कि आपने कोड लिखा, अभी आपने कंपाइल भी नहीं किया, वो खुद ब खुद अंदर से कंपाइल करता है और उसको अंडरलाइन करके दिखा देता है कि भाई आपकी इस लाइन में, इस पॉइंट पर, इस जगह पर ये एरर मौजूद है। और ये जो इक्लिप्स है, इवेंचुअली ये तो आपको ये भी बताता है कि आप इस एरर को किस किस तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है रिफैक्टरिंग कैपेबिलिटीज अलाउ डेवलपर्स टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव एंड मिस्टेक फ्री रीनेमिंग चेंजेस। अच्छा, पहले एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था, वो मसला ये था कि मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम मैंने रखा लेट्स सपोज एड्रेस। ठीक है, अब आगे चलकर लाइक मैंने उसको 100 मरतबा इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम के अंदर। अब मैं चाहता हूं कि यार ये एड्रेस बार बार लिखना बहुत लंबा हो रहा है, मैं ADRS लिख दूं। तो नाउ आई हैव टू मेक चेंजेस एट 100 टाइम्स। मुझे 100 मरतबा उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जहां जहां पर उसको इस्तेमाल किया है एड्रेस को, उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ADRS। लेकिन आज ये रिफैक्टरिंग से हम लोग बहुत आराम से इस मसले को हल कर सकते हैं। मैं एक जगह पे चेंजेस करूंगा और वो रेप्लिकेट कर जाएंगी 100 जगह पर। तो एक जगह पे चेंज करने से वो 100 जगहों पर फैल जाएगी। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है आईडीई का। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, दोबारा देख लेते हैं इसको कि आईडीज इंक्रीज प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी बाय कंबाइनिंग कॉमन एक्टिविटीज ऑफ राइटिंग सॉफ्टवेयर इनटू अ सिंगल एप्लीकेशन। मैंने बताया ना पहले ये अलग अलग चीजों को करती थी, अब क्या किया गया, इन तमाम चीजों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। वो क्या क्या है, एडिटिंग सोर्स कोड जहां पे आप एडिट करेंगे, बिल्डिंग एग्जीक्यूटिबल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल पहले अलग से बनाया करते थे, अब ये खुद ब खुद बना देंगी। और तीसरी चीज है डिबगिंग। पहली बात करते हैं एडिटिंग सोर्स कोड। और ये वो जगह है जहां पर आप कोड लिखते हैं। दिस फीचर इज अ टेक्स्ट एडिटर डिजाइन फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग सोर्स कोड। सोर्स कोड एडिटर्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम टेक्स्ट एडिटर्स बिकॉज दे एनहांस और सिंप्लीफाई द राइटिंग एंड एडिटिंग ऑफ द कोड। मैंने मिसाल बताया ना आपको कि नोट पैड पे भी आप कोड लिख सकते हैं, लेकिन वो आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और फिर वो एनहेंस भी नहीं करेगा। एनहेंस कैसे नहीं करेगा, मैं उसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं कोड लिख रहा हूँ आपके सामने, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और मैंने यहाँ पे लिखा है मेन, और अब ये मैंने ब्रैकेट एंटर कर दिए। मैं टैब प्रेस करके इसकी इंडेंटेशन सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा इंटीजर ए, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैंने आखिर में टर्मिनेटर लगा दिया। आप इसका लुक एंड फील चेक कर लीजिए, ये नोट पैड है, याद रखिएगा। अब मैं जा रहा हूँ आपकी आईडी के ऊपर, जहाँ जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी आईडी है, डेव सी प्लस प्लस। अब देखिए मैंने जब यहाँ पे लिखना शुरू किया है
तो अभी देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ लेस देन का सिंबल बनाया है, उसने ग्रेटर देन का सिंबल खुद मुझे बता दिया कि ये ओपनिंग आपने प्लेस होल्डर खोला है, मैं क्लोज, आप जब जो चीज आप ओपन करते हैं आप उसको क्लोज भी करते हैं, तो उसने खुद ब खुद कर दिया। ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें इसके ऊपर तो इसने इसका कलर ग्रीन कर दिया। अच्छा, अब मैं लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मैं इसको बोल्ड नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखें यूजिंग लिखा, मैं नॉर्मल लिखा था, नेम स्पेस लिखा, मैं नॉर्मल लिखा, इसने इन दोनों को बोल्ड कर दिया। और मैं कौन सा नेम स्पेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, एसटीडी का, उसको इसने बोल्ड नहीं किया। इसको रेड मैंने नहीं किया, इसने खुद किया है। इन सब के अपने मतलब होते हैं। ये मैंने मेन का फंक्शन, अब देखें ये ब्रैकेट्स मैंने, दोबारा देखिएगा, मैं सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये क्लोज खुद ब खुद कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं, और ये देखिए इसने इसको रेड कलर का कर दिया है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, उसने क्लोज भी खुद करके दे दिया। नोटपैड में ऐसा नहीं हो रहा था, नोटपैड में मुझे खुद ब्रैकेट ओपन भी करने थे और क्लोज भी करने थे। अब मैं देखिएगा, मैं सिर्फ इंटर प्रेस करूंगा और ये देखें इसने खुद ये इंडेंटेशन दे दी है, ये टैब वाली। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सॉरी, हेलो वर्ल्ड। अब आप गौर करें, मैंने, यकीन जाने आप खुद भी करके इसको देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ सी आउट लिखा, मैंने 2 मरतबा लेजन प्रेस किया, उसने इसको रेड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इसको जब इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की कोशिश करी, इसने इसको ब्लू कर दिया, और इसने आखिर में इसको रेड कर दिया। ये सारे के सारे काम ये खुद कर रहा है, मैं इसको नहीं बता रहा, क्योंकि उसको पता है कि जो भी चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती है वो एज इट इज हू बहू प्रिंट होनी होती है, इसलिए इसने उसको क्या कर दिया, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, इंटीजर ए। अब इंटीजर जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड है, जो आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो इसने क्या किया, इंटीजर को खुद ब खुद बोल्ड कर दिया, यूजिंग को खुद ब खुद बोल्ड कर दिया, नेम स्पेस को खुद ब खुद बोल्ड कर दिया। ये कमाल है आपकी आईडीई का, ये काम आप नोटपैड में नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि IDEs facilitate this process with features like syntax highlighting and auto complete। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली हेडिंग क्या है हमारे पास, सिंटेक्स हाईलाइटिंग। ये मैंने अभी आपको करके दिखा दिया, तो मेरे ख्याल में अब इसको पढ़ना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है, आप खुद भी इसको पढ़ के इसको समझ सकते हैं कि आपको बहुत विजुअली क्लियरिफाई हो रहा होगा कि अच्छा ये बोल्ड हो गया, इसका मतलब ये कि ये एक रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है। अच्छा, ये डबल कोट्स में आ रहा है, ये ब्लू कलर का है, इसका मतलब ये डबल कोट्स में ये एक स्ट्रिंग है, ये एज इट इज प्रिंट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आगे चल के आती जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोड कंप्लीशन के हवाले से डैप सी प्लस प्लस जो है वो कोड कंप्लीशन को आपकी क्लास में सपोर्ट नहीं करता। इससे जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं तो एक कोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पर मैं ये करके दिखा सकता हूँ कि कोड कंप्लीशन कैसे होता है। बहरहाल जिस लेवल पे आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उस पे कोड कंप्लीशन में आपको शो नहीं कर सकता। ऑल्दो कि इसका मतलब ये होता है कि मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ, बाकी सारा का सारा कोड जो है वो मुझे डेव सी प्लस प्लस लिख के दे देगा, जो कि जो भी मैं आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दे देगा। अच्छा, उसके बाद है कंपाइलर, बहुत डिटेल में डिस्कशन करके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसको डिस्कस करने का। कंपाइलर का काम आपको पता ही है, वो करता है क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज से उसको वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पहले क्या करना पड़ता था हमें कि कंपाइलर अलग से हमारे पास होते थे, हम अपना कोड लिखते थे टेक्स्ट एडिटर में, उसको कंपाइलर के पास लेके जाया करते थे, फिर वो उसको कंपाइल करता था। आज हमें ये काम नहीं करना पड़ता। आज जब मैं आगे चल के आपको कोड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आप उसमें देखेंगे कि इसी जगह पे खड़े होकर मैं कंट्रोल F5 या मैं F5 प्रेस करूंगा और मेरा जो कोड है वो कंपाइल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये काम है कंपाइलर का। अच्छा, कंपाइलर के बाद होता क्या है कि हमारा कोड जाता है लिंकर के पास। लिंकर का काम क्या होता है कि मैंने जितनी भी लाइब्रेरीज इस्तेमाल की हुई होती हैं, मैंने जितनी भी रिपोजिटरीज इस्तेमाल की हुई होती हैं, वो उन तमाम को जो है अपने साथ लिंक कर लेता है। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको मिसाल दे देता हूँ, मैंने अभी सी आउट का एक फंक्शन इस्तेमाल किया था, इसका ताल्लुक होता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से। तो अब ये सी आउट क्या काम करेगा, ये बात कहाँ लिखी हुई है, नेम स्पेस के अंदर। तो ये वहां से जाकर उठाता है कि वो देखता है कि हाँ भाई सी आउट का मतलब क्या है, और फिर इस तरीके से वो इसको लिंक करता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको मेंशन कर देता है कि भाई ये वाला मसला आ रहा है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लोडर। अब प्रोग्राम आपका जब कंपाइल हो गया है तो अब इस प्रोग्राम को आपने भेजना होता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से सीपीयू के पास, कि भाई अब तुम जाओ और तुमके आउटपुट तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वही लेकर आता है। तो वो सीपीयू को स्टार्ट करता है, इन्वोक करता है और बोलता है कि भाई इस प्रोग्राम में मैंने ये चीजें ये वाले काम किए हैं, अब इसका आउटपुट दिखा दो। उसके बाद है डीबगिंग। अब देखिए ये जो डीबगिंग के बारे में जो पहला जुमला लिखा हुआ है ना, ये $1,000,000 जुमला।
नो प्रोग्रामर कैन राइट प्रोग्राम विदाउट एरर्स। हमारे यहाँ ना असल में लोग बड़े वो शोधे होते हैं और वो बोलते हैं यार मैं तो बड़ा प्रो हो गया हूँ, मतलब प्रो प्रोग्रामर हो गया हूँ, मैं तो गलती कर ही नहीं सकता। तो देखिए किताब में ये बात लिखी हुई है, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, किताब में लिखी हुई है कि कोई भी प्रोग्रामर जो है वो एरर्स के बगैर प्रोग्राम नहीं लिख सकता। इसलिए आप भी अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है प्रोग्रामिंग की, तो होशियार बनने की जरूरत नहीं है, अपने आप को तुरम खान बनने की जरूरत, मतलब समझने की जरूरत नहीं है। आप प्रोग्रामर हैं तो आप गलती करेंगे, ठीक है, अगर आप नहीं करें तो उसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं पे छाप रहे हैं। तो भाई प्रोग्रामर गलती करता है। अब सवाल ही पैदा होता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं बारहा आपको अपने लेक्चर्स में एक बात बोलूंगा आगे जाकर, कि ये ना देखेंगे ये कि एरर आ गया, आप एरर को पढ़ना सीखिए, एरर को समझिए कि ये एरर आया क्यों है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि एरर आया क्यों है तो फिर आप उसका मसले का हल भी निकाल लेंगे। असल चीज ये है कि आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि असल में प्रॉब्लम क्या है। तो जो असल प्रोग्रामर होता है, जो जिसको मैं बोलता हूँ प्रो प्रोग्रामर होता है, वो होता है जो कि जिसका एरर आ जाए वो मसला नहीं है, लेकिन उस एरर को समझना, उस एरर को रियलाइज करके उसको सॉल्व करना, ये कमाल है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग डीबगिंग। तो when a program does not run correctly, IDEs provide debugging tools that allow programmers to examine different variable and inspect their code step by step। ठीक है जी, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको अपने प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं, अच्छा इस स्टेप पे सही चल रहा है, फिर यहाँ भी सही चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, ओहो अच्छा इस पॉइंट पे जाकर मिसाल के तौर पर इसने जो है ना वो कोई गलत आउटपुट या उसने कोई एरर जनरेट करना शुरू कर दिया। तो ये है हमारे पास डीबगिंग। अच्छा, IDE also provide hints while coding to prevent error before compilation. Programmers and software engineers can usually test the various segment of code and identify errors before the application is released। तो ये काम सारा का सारा डिबगिंग कर रहा होता है, कि वो बता रहा होता है कि भाई इस जगह पे आपके एरर्स आ सकते हैं, अभी आपने प्रोग्राम कंपाइल नहीं किया, आप जो है वो इसको पहले से सही कर लीजिए। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर कंपाइलर, आवर आईडी दैट इज कॉल्ड डेफसी प्लस प्लस, जो हम लोग इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। आपकी किताब में इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंस्टॉल करना भी सिखाया हुआ है, और थोड़ा सा ये है कि अगर किसी के पास एरर्स आ रहे हैं तो वो एरर्स कैसे रिमूव होंगे वो भी बताया गया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये सोर्स फोर्ज डॉट नेट की एक वेबसाइट बताई गई है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें हमें पता है कि डाउनलोड इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं करना होता, आपने बस नेक्स्ट 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 करना होता है। जहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन डिसेबल हो वहां पर आप आई एक्सेप्ट के ऊपर टिक मार्क करते हैं, और झूलेलाल आप नेक्स्ट करते हैं और फिर आखिर में आके फिनिश कर देते हैं। यहाँ से आपको पूछता है कि आपने लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड अब आपसे वो पूछता है कि आपने इसको कौन से फोल्डर में इंस्टॉल करना है। आमतौर पे जो बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप वहीं पे इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर डेव सी पी पी के नाम से जो है वो एक फोल्डर बनाता है, वहां पर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड मैंने आपको जैसे बताया था कि आप बस नेक्स्ट 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 करते रहिए, जो और आखिर में क्या करना पड़ेगा आपको, ये जब आप अगर आप कुछ चाहते हैं कि जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसको चलाएं, तो आप यहाँ पे चेक मार्क कीजिए और फिनिश कर दीजिए। आपकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं अगर जरूरत हो। वैसे तो अब जो नए कंपाइलर्स आ रहे हैं, नया जो वर्जन आ रहा है डेव सी प्लस प्लस का, उसमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। जब आप आगे चलते हैं तो आपसे वो पूछता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसके अंदर इंग्लिश को चूज कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट वैसे यही चूज हुई होती है। अच्छा, ये वो सेटिंग है, इसको मैं मेरा मशवरा है कि ना छेड़िएगा। आमतौर पे जो आमतौर पे जो आप इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हुई भी होती है। अगर आपको कोई एरर दे रहा हो, कोई मसला हो, तो फिर जाके आप ये सेटिंग कर लीजिएगा। इसको फॉलो कर लें, सिंपल है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब नया प्रोजेक्ट बनाना हो आपको, तो आप ये मैं जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका पहला प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी कि आप नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, उसमें कोडिंग कैसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक ही प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारी क्लास में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपनी मालूमात के लिए इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। और कमाल की बात इसमें यह है कि हम लोग जब अपने प्रोग्राम को बना लेते हैं तो फिर हम उसको कंपाइल भी करते हैं, उसको रन भी करते हैं। कंपाइल के लिए शॉर्टकट की है F9। जब आप कंपाइल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जाके फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को चलाना होता है, उसकी एक एग्जी फाइल बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको रन भी कर लें तो आपको उसके लिए F10 की प्रेस करनी पड़ेगी। ये सारी बातें जो मैं आपको थियोरेटिकल बता रहा हूँ, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो वहां पे मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा। सो दिस इज द लेक्चर, और ये आखिर की जो चीजें ये खुद पढ़ने वाली हैं। बस ये वही नेक्स्ट नेक्स्ट है, ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो है जब मैं अपना पहला प्रोग्राम बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा।
If you have any question to ask, you are most welcome to ask by commenting in the comment section. Thank you very much. See you in the next video. Take care.